Good evening, aspirants. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. How are you all? Hope so you all are doing good. In today's video, we are going to start BPSC Vice Principal ITI Exam 2024 Super Test Series. So आज से हम BPSC Vice Principal ITI एग्जाम के लिए सुपर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं. यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस बेस्ड आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे. ये सुपर टेस्ट सीरीज हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाई गई है जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं. सो आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डिटेल और शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग द बुक अवेलेबिलिटी. सो ऑन द डिमांड ऑफ सो मैनी एस्पिरेंट्स हमने ये बुक आप सभी के लिए बनाई है, रिलीज करने वाले हैं जो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाई गई है. इसमें हमने कंप्लीट सिलेबस थ्योरी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है और साथ में सुपर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर MCQ बेस्ड जो टेस्ट पेपर्स हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक में प्रोवाइड किया गया है. तो ये बुक के डिटेल्स के लिए कि ये बुक आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, सभी डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप का. उस ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है. आफ्टर दैट सभी डिटेल्स आपको इस बुक को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं उसी ग्रुप में आपको शेयर की जाएगी. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सुपर टेस्ट सीरीज, आप सभी जो हमने प्रीवियस वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था उन वीडियो पे आप जरूर देख लें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ पर हमने कंप्लीट पैटर्न इस एग्जाम का कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और क्या सिलेबस है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सब हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया. तो आप सभी वो वीडियोस भी देख सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सभी अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, उसके बाद ही अपना आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन एंड डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए सभी. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन सी ओजोन. सो ओजोन एक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, अदर्स जो है वो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं. अब देख लेते हैं कि ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं. प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर द पॉल्यूटेंट्स दैट आर फॉर्म्ड एंड एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्सेज. तो जो एक पर्टिकुलर सोर्स से एमिट होते हैं, रिलीज होते हैं, उनको हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड. इसी तरह सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉल्यूटेंट्स that are formed in lower atmosphere by the chemical reaction. So different chemical reaction से जो lower atmosphere में formed होते हैं उनको secondary air pollutants बोला जाता है. That is emitted not directly from the particular sources, but वो कहाँ से होते हैं? वो chemical reactions के द्वारा form होते हैं, तो इसलिए इनको secondary air pollutants कहा जाता है. Now come to question number 2. The process of removing salt and other impurities from the sea water to make it suitable from drinking is called as. समुद्री जल से नमक और अन्य अशुद्धियां निकालकर उसे पीने योग्य बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए डीसैलिनेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी डिस्टिलेशन एंड डी क्लोरिनेशन. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. So answer of question number 2 is A option desalination. So desalination एक प्रोसेस होता है जिसमें जो डिजोल्व मिनरल सॉल्ट्स होते हैं पानी के अंदर उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है. करंटली जो ये प्रोसेस है ये सी वाटर पर भी अप्लाई किया जाता है एंड इट इज़ द मोस्ट यूजली प्रोसेस जिससे कि हम फ्रेश वाटर ह्यूमन कंजप्शन के लिए या फिर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड एज desalination. Now come to question number 3. The biological process in which organic matter is decomposed by bacteria in the absence of oxygen is called as. वह जैविक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है वह क्या कहलाती है? ऑप्शंस आर ए एरोबिक डाइजेशन, बी anaerobic digestion, C composting and D incineration. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. So correct answer of question number 3 is option B anaerobic digestion.
यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में। सो एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अकर होती हैं जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, दीज आर ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ये ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी रहती है इस प्रोसेस में, इसलिए इसको एनारोबिक डाइजेशन कहा जाता है। तो जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस प्रोसेस के वो क्या क्या रिलीज होते हैं, बायोगैस, लिक्विड डाइजेस्टेट एंड सॉलिड डाइजेस्टेट। Now come to question number 4. The primary goal of the Environmental Impact Assessment EIA is to prevent all type of environmental impact, B. minimize the adverse environmental impact, C. to maximize the economic benefit without considering the environmental impact, and D. none of the above. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। So answer is option B, to minimize the adverse environmental impact. So EIA का प्राइमरी गोल यहाँ पर पूछा गया है। So इसमें जो टिप 1 है उसमें क्या होता है कि यू कैन वॉच योर एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ ये दे सकते हैं आप। टिप 2 में गो वेजिटेरियन फॉर द डे। टिप 3 इज रिसाइकल द ओल्ड टेक्नोलॉजी को आप रिसाइकल कर सकते हैं। और 4th टिप है टू कंजर्व द रिसोर्सेज। टिप 5 इज डू सम गार्डनिंग, जिसमें आप प्लांटिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। टिप 6 इज बाय इन सीजन एंड अवॉइड द पैकेजिंग। टिप 7 इज ट्रैवल स्मार्ट। तो यहाँ पर जो EIA है उसका प्राइमरी गोल होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको मिनिमाइज करना है। तो दिस इज द प्राइमरी गोल। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शंस आर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड एंड डी सल्फर डाइऑक्साइड। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। सो आंसर इज ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सो सल्फर डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? दीज आर द गैसेज विच आर अवेलेबल इन द अर्थ एटमोस्फियर दैट ट्रैप द हीट। जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं उसको ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाता है। जैसे कि डे टाइम में जो सन है वो शाइन करते हैं थ्रू द एटमोस्फियर, जिससे कि अर्थ सरफेस ज़्यादा हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप नाइट में देखेंगे जो अर्थ सरफेस है वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से जो हीट है वो बैक रिलीज होती है एयर के अंदर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज वर्किंग। सो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू रीयूजेबल मटेरियल इज कॉल्ड एज। अपशिष्ट पदार्थों को पुनः प्रयोज्य सामग्रियों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए रिसाइकलिंग, बी इंसिनरेशन, सी लैंडफिलिंग एंड डी कंपोस्टिंग। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा आपका हमें यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, आप आंसर्स देंगे, उतने ज़्यादा हम आपके लिए टेस्ट सीरीज आगे प्रोवाइड कर पाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन रिसाइकलिंग। सो रिसाइकलिंग ये प्रोसेस होता है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को न्यू मटेरियल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द प्रोसेसेस। सो इसमें जो रिसाइकेबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की वो डिपेंड करती है कि उस मटेरियल की एबिलिटी क्या है, उसकी मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। एंड अदर प्रोसेसेस जो ऑप्शंस में गिवन है जैसे कि इंसिनरेशन, लैंडफिलिंग, कंपोस्टिंग, इसको भी हम आने वाले क्वेश्चंस में और थ्योरी में कवर करेंगे। Come to question number 7. The process of removing suspended particles from water by passing it through a porous medium is called as. पानी को झरझरा माध्यम से गुजारकर उसमें से निलंबित कणों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस आर ए कोगुलेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी सेडिमेंटेशन एंड डी डिसइंफेक्शन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो
करेक्ट आंसर इज फिल्ट्रेशन. सो फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस रहती है जिसमें हम सस्पेंडेड सॉलिड मैटर जो होता है किसी भी लिक्विड से उसको सेपरेट करते हैं और बाद में उसको एक पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है जिसको फिल्टर बोलते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. द pH scale measures the A. acidity or alkalinity of a substance, B. temperature of a substance, C. density of a substance, and D. viscosity of a substance. So try to give your answer in the comment section. So correct answer is A option. pH स्केल क्या मापता है? सो ये एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो होता है किसी भी सब्सटेंस की उसको मेजर करता है. Now come to question number 9. Which of the following is not a source of indoor air pollution? निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? A. tobacco smoke, B. radon gas, C. volatile organic compounds, and D. carbon monoxide from the vehicles. So try to give your answer in the comment section. Today's super test series is based on the topic 7 of your syllabus. प्रीवियस वीडियो में जो हमने सिलेबस डिस्कस किया है वहाँ पर हमने टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं. अब हम आपको यहाँ पर जो सुपर टेस्ट सीरीज और थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वो टॉपिक वाइज रहेगा. सो आज का जो वीडियो है टॉपिक नंबर 7 बेस्ड है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर. तो उसी के बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस है. सभी अपना आंसर दीजिए. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द व्हीकल्स. सो क्वेश्चन वाज दैट कि इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है इंडोर एयर पोल्यूशन का. सो इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है दैट इज क्रिएटेड बाय द रिलीज ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इनसाइड द हाउस होल्ड. तो मेनली जो इसमें क्या होता है कि जो फाइन पर्टिकुलेट मैटर जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं. इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादातर बड़ी समस्या पाई जाती है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज नहीं है जहाँ पर कुकिंग गैस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हीटिंग यूज़ करते हैं जिसमें बर्न किया जाता है फ्यूल को इंडोर में. सो यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से रिलीज होती है दिस इज द सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. The process of removing the excess of nutrients from the water bodies to prevent the eutrophication is called as. सुपोषण को रोकने के लिए जल निकायों से अतिरिक्त पोषक तत्व को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? A. desalination, B. denitrification, C. phosphorus removal, and D. sedimentation. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में. सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, फॉस्फोरस रिमूवल. सो यूट्रिफिकेशन क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं. यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जो ये अकर होता है जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं. तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स की प्लेंटीफुल ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हो जाती है जिस प्रोसेस को यूट्रिफिकेशन कहते हैं. और यहाँ पर जो एक्सेसिव ग्रोथ होती है यानी जिसको ब्लूम बोला जाता है एल्गी और प्लैंक्टन्स का, उसको क्या बोला जाता है? इंडिकेटर्स ऑफ द यूट्रिफिकेशन प्रोसेस. सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, फॉस्फोरस रिमूवल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. रिड्यूसिंग द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम द कंबशन सोर्सेज इज कॉल्ड एज. दहन स्रोतों से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करना क्या कहलाता है? ए. डीनाइट्रिफिकेशन, बी. डीसल्फ्राइजेशन, C. nitrogen fixation, and D. nitrogen reduction. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. So correct answer of this question is A option, denitrification. So denitrification एक microbially facilitated process है जहाँ पर जो नाइट्रेट हैं that is reduced और अल्टीमेटली वो प्रोड्यूस करते हैं मॉलिकुलर नाइट्रोजन को थ्रू द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट गैसियस दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर रिलीज होते हैं. सो जो एमिशन होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड का फ्रॉम द कंबशन सोर्सेज उसको क्या बोला जाता है? डीनाइट्रिफिकेशन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द फोटोवोल्टाइक सेल इज कॉल्ड एज.
फोटोवोल्टाइक सेल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. सोलर थर्मल पावर, बी. सोलर फोटोवोल्टाइक पावर, सी. सोलर हीटिंग एंड डी. सोलर कॉन्सेंट्रेशन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी अपना आंसर दीजिए. तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर. सो जिसमें सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग द फोटोवोल्टाइक सेल, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलर फोटोवोल्टाइक पावर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स आर: ए. फ्लॉकुलेशन कॉजेज द पार्टिकल to increase in mass and settle at a faster rate is type 3 settling. B is the concentration of particle is so high that sedimentation can only occur through compaction of the structure is hindered or John settling. So सभी अपना आंसर दीजिए. ऑप्शंस आर: A statement A is true but statement B is false. B is statement A is false and statement B is true. C both statements are true and D both statements are false. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट यानी फॉल्स. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं. सो यहाँ पर हम देख लेते हैं टाइप 1 में जो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग होता है, दैट इज जिसमें पार्टिकल सेटल होते हैं इंडिविजुअली बिना किसी इंटरेक्शन से विद द नेबरिंग पार्टिकल, तो उसको डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग बोला जाता है. नाउ कम टू फ्लॉकुलेशन. फ्लॉकुलेशन पार्टिकल्स क्या होते हैं? दीज कॉजेज द पार्टिकल टू इंक्रीज इन मास एंड सेटल एट द फास्टर रेट. तो इसीलिए यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट है वो गलत है, दैट इज कम अंडर द टाइप 2. तो वहां पर टाइप 3 सेटलिंग लिखा हुआ है. नाउ कम टू टाइप 3 हिंडर्ड और जॉन सेटलिंग. तो जब मास पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर टेंड टू सेटल एज अ यूनिट विद इंडिविजुअल पार्टिकल्स remaining in the fixed position concerning each other. So that is come under the type 3. टाइप 4 में क्या होता है? कंप्रेशन, जिसमें कंसंट्रेशन जो होती है पार्टिकल्स की वो इतना ज़्यादा हाई होती है कि जो सेडिमेंटेशन है दिस कैन ऑकर थ्रू द कंपैक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर. जो कंपैक्ट हो जाता है स्ट्रक्चर उसकी वजह से सिर्फ सेडिमेंटेशन अकर होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन. दैट कम अंडर द टाइप 4. तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं और यहाँ पर टाइप 1, 2, 3, 4 का यहाँ पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया. आप सभी इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. कंसिडर द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स एंड द परमिसिबल लिमिट्स फॉर डिस्चार्ज इनटू इनलैंड सरफेस वाटर एज पर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986. पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के अनुसार अंतर्देशीय सतही जल में निर्वहन के लिए निम्नलिखित प्रदूषकों और उनकी अनुमेय सीमाओं पर विचार करें. 1 is suspended the solid should not exceed 100 mg per liter. 2 is ammonium nitrogen as N has a maximum permissible limit of 50 mg per liter. 3 is maximum limit for biochemical oxygen demand over 3 days at 27 degrees Celsius is 50 mg per liter. So which of the following statement given above is are correct? Options are A only 1 and 2, B only 2 and 3, C 1, 2 and 3 and D 1 and 3. So try to give your answer in the comment section. सभी अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए और अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. तो आंसर इज ओनली 1 and 2. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जिसमें 1 और 2 स्टेटमेंट ही सही है. स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. देखते हैं स्टेटमेंट 3 में क्या गलत है. इम्पोजिशन ऑफ अ 30 mg पर लीटर लिमिट फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ओवर 3 days एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर 50 mg पर लीटर की जगह आ जाएगा 30 mg पर लीटर. इट इज एम्ड एट कंट्रोलिंग द ऑर्गेनिक पोल्यूशन को ये कंट्रोल करता है. जब हाई बीओडी वैल्यू होती है तो इट इंडिकेट कि ज़्यादा डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है हाई लेवल का, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीशन होगी वाटर बॉडीज के अंदर और इसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी इम्पैक्ट होंगे. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. विच कोगुलेंट इज वाइडली यूज फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज उपचार के लिए किस कोगुलेंट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. ए लाइम, बी एलम,
सी फेरिक क्लोराइड एंड डी फेरिक सल्फेट। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड। सो फेरिक क्लोराइड को ज्यादातर यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, और जो एलम होता है दिस इज यूज फॉर द वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ब्लू बेबी डिजीज फाउंड इन द इन्फेंट्स इज ड्यू टू द एक्सेसिव एडाइश इन ड्रिंकिंग वाटर। शिशुओं में पाया जाने वाला ब्लू बेबी रोग पीने के पानी में से किस अधिकता के कारण होता है? ए कलर, बी सल्फेट, सी कार्बोनेट एंड डी नाइट्रेट। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन नाइट्रेट्स। सो ब्लू बेबी डिजीज किस वजह से होता है इन्फेंट्स में? एक्सेस ऑफ नाइट्रेट की वजह से इन द ड्रिंकिंग वाटर। Question number 16. Which type of odor characteristic is not used for classifying the odor of given water sample as per IS 3025 Part 5 1983? IS 3025 भाग 5 1983 के अनुसार किसी दिए गए पानी के नमूने की गंध को वर्गीकृत करने के लिए किस प्रकार की गंध विशेषता का उपयोग नहीं किया जाता है? ए डिग्री ऑफ टर्बिडिटी, बी डिग्री ऑफ स्वीटनेस, C degree of pungency and D degree of smokiness. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। So right answer is option A degree of turbidity. Now come to question number 17. Activated sludge process is an सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया क्या है? A aerobic attached growth system, B anaerobic attached growth system, C anaerobic suspended growth system, D aerobic suspended system. So try to give your answer in the comment section. This is also important question. So correct answer is option D aerobic suspended system. So एक typical suspended growth aerobic treatment system होता है जिसके अंदर basins contained होते हैं। These are filled with the effluents जिसमें एयर जो है वो इंजेक्ट की जाती है। तो इसमें जो एयर इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व हो जाता है एफ्लुएंट्स के अंदर, और जो कंटेंट होता है उस टैग का वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है, मिल जाता है, जिसको एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम बोला जाता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 18। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। जल की शून्य कठोरता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ए यूजिंग द लाइम सोडा प्रोसेस, बी एक्सेस ऑफ लाइम ट्रीटमेंट, C ion exchange method and D using the excess of alum dosage. So try to give your answer in the comment section. जल की शून्य कठोरता किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो आंसर इज आयन एक्सचेंज मेथड, दैट इज ऑप्शन सी। सो अब देख लेते हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है। आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर आयन एक्सचेंज रेजिन्स यूज होते हैं, जैसे कि जियोलाइट है, इसमें एक्सचेंज होता है वन आयन फ्रॉम द वाटर, इट इज बीइंग ट्रीटेड फॉर द अनदर आयन, तो दैट इज इन द रेजिन। तो सोडियम जो है इसके अंदर दैट इज द वन ऑफ द कंपोनेंट जिससे कि सोल्ट सॉफ्टनिंग होती है, विद द क्लोराइड बीइंग द अदर कंपोनेंट, जिसको इस्तेमाल किया जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन्स के अंदर। सो इसमें जो जियोलाइट रेजिन्स होता है वो एक्सचेंज करता है सोडियम को कैल्शियम के लिए और मैग्नीशियम के लिए। तो इसके अंदर इट कैन आल्सो प्रोड्यूस द वाटर विद जीरो हार्डनेस का वाटर भी हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स with regard to their general standard for effluent discharge into marine coastal areas as per the Environment Protection Rule 1986. Options are 1. Temperature of the discharge effluent shall not exceed 5 degrees Celsius above the receiving water temperature. 2. Permissible limit for total residual chlorine is 1.0 mg per liter. 3. Dissolved phosphate do not have the specified maximum allowance for the discharge into marine coastal areas. So which of the following above statement is correct? A. Only 1 and 2, B. Only 2 and 3, C. 1, 2 and 3 and D. Only 1. So try to give your answer. सभी अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, then give your answer.
सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3. सो यहाँ पर गिवन सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू द मैरीन कोस्टल एरिया. सो जो ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल है 1986, उसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट्स हैं. इसको एज इट इज आप याद कर लीजिए. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल. निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नियंत्रण की विधि नहीं है. ए स्क्रबर्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, C wetlands and D catalytic converters. So try to give your answer in the comment section. So correct answer is option C wetlands. So यहाँ पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल का मेथड पूछे हैं. अदर आर द मेथड्स ऑफ एयर पोल्यूशन कंट्रोल, जबकि वेटलैंड जो है वो क्या कंट्रोल करता है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है. Now come to question number 21. The process of converting the organic waste into biogas and fertilizer through microbial digestion is called as. सूक्ष्म जीवी पाचन के माध्यम से जैविक कचरे को बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है. ए रिसाइकलिंग, बी इंसिनरेशन, सी लैंडफिलिंग एंड डी एनारोबिक डाइजेशन. सो ट्राई टू गिव एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सभी अपना आंसर दीजिए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एनारोबिक डाइजेशन. सो एनारोबिक डाइजेशन में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होते हैं इस प्रोसेस के बायोगैस, लिक्विड और सॉलिड डाइजेस्टेट इसमें रिलीज होते हैं. कम टू क्वेश्चन नंबर 22. The process of reducing the emission of greenhouse gases by capturing and storing them underground is called as. ग्रीनहाउस गैसों में भूमिगत रूप से संग्रहित करके उसके उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं. ए कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, बी कार्बन ऑफसेटिंग, सी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड डी कार्बन ट्रेडिंग. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. So right answer is A option कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. सो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक प्रोसेस है जिसके अंदर रिलेटिवली प्योर स्ट्रीम जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इंडस्ट्रियल सोर्सेज से उसको सेपरेट किया जाता है, फिर उसको ट्रीट करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज लोकेशन पर. तो इसका एक एग्जांपल है जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग होती है या बायोमास की, उससे जो स्ट्रीम होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होती है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं बाय द CCS यानी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज मेथड के द्वारा. एवरीवन, हाउ इज द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन. आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिए बीच में, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने रिगार्डिंग द क्वेश्चन आपका क्या फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस सुपर टेस्ट सीरीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. द इन्वायरमेंटल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द एयर क्वालिटी इन द यूनाइटेड स्टेट इज. संयुक्त राज्य अमेरिका में वायु गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार पर्यावरण एजेंसी क्या है. ए EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, बी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सी CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एंड डी OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. सभी अपना आंसर दीजिए. सो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी. सो EPA एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैटर्स पर काम किया जाता है. इसके जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन है उन्होंने प्रपोज किया था EPA को जुलाई 9, 1970 में. तो यहीं से दिसंबर 2, 1970 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था जब निक्सन जी ने साइन किया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. Come to question number 24. The process of converting organic waste into electricity and heat through the combustion is called as. A recycling, B incineration, C landfilling and D composting. So try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए. तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इंसिनरेशन. सो इंसिनरेशन एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर कंबशन होता है सब्सटेंसेस का विच आर कंटेन्ड इन द वेस्ट मटेरियल.
सो इसमें जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं जो वेस्ट इंसिनरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटीज भी बोलते हैं, और जो हाई टेम्परेचर वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम काम किए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए तो उसको थर्मल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। Now come to question number 25. Which of the following is not a type of water pollution? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रकार नहीं है? A. थर्मल पोल्यूशन, B. नॉइज पोल्यूशन, C. केमिकल पोल्यूशन एंड D. बायोलॉजिकल पोल्यूशन। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर इज बी ऑप्शन, नॉइज पोल्यूशन। सो इसमें पूछा था कि वाटर पोल्यूशन का टाइप कौन सा नहीं है। सो नॉइज पोल्यूशन इज डोंट कम अंडर द वाटर पोल्यूशन। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की जो सुपर टेस्ट सीरीज है यहाँ पर हमने टॉपिक 7 कवर किया है। यहाँ से आपके टॉपिक 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाने की पूरी कोशिश की गई है। और ये हमारी सुपर टेस्ट सीरीज का नाम सुपर टेस्ट सीरीज इसलिए बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत क्वेश्चंस है जो हमारी सुपर टेस्ट सीरीज बुक और हमारी वीडियो लेक्चर से, और साथ में जो हम बुक के अंदर जितने भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं वहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सिलेबस कवर किया जाता है और बुक के थ्रू आप अपना थ्योरी पोर्शन को कवर कर सकते हैं, और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने के बाद आप यूट्यूब से भी यहाँ पर सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 26. The process of removing the dissolved metal from the water by passing it through an ion exchange resin is called as. पानी को आयन एक्सचेंज रेजिन से गुजारकर उसमें घुली धातुओं को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? A. कोगुलेशन, B. फिल्ट्रेशन, C. आयन एक्सचेंज एंड D. सेडिमेंटेशन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर फ्री मोबाइल आयंस जो होते हैं किसी भी सॉलिड के, एंड द आयन एक्सचेंजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दीज आर एक्सचेंज फॉर द डिफरेंट आयंस ऑफ सिमिलर चार्ज इन द सॉल्यूशन। तो आयन एक्सचेंज में डिफरेंट आयंस होते हैं सिमिलर चार्ज के, तो उसको एक्सचेंज किया जाता है। और यहाँ पर जो एक्सचेंजर होता है वो क्या होना चाहिए, एक ओपन नेटवर्क स्ट्रक्चर की फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। तो इसके अंदर जो भी आयंस कैरीज होते हैं दिस अलो द आयन टू पास थ्रू दिस सॉल्यूशन और सिस्टम। सो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आयन एक्सचेंज, जो एक केमिकल रिएक्शन है। कम टू क्वेश्चन नंबर 27. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू एनर्जी थ्रू कंट्रोल कंबशन इज कॉल्ड एज। नियंत्रित दहन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. रिसाइकलिंग, बी. इंसिनरेशन, सी. लैंडफिलिंग एंड डी. कंपोस्टिंग। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन को हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। कम टू क्वेश्चन नंबर 28. द टर्म CFC स्टैंड फॉर। CFC का शब्द का क्या अर्थ है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, B. क्लोरोफाइबर कंपोजिट, C. कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेशन, D. क्लोरीन फ्री केमिकल। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी आंसर दीजिए। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। राइट आंसर इज ए ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? ये एक नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेवेबल केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर एटम्स होते हैं कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के, इसलिए इनको CFC कहा जाता है। इनको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोजोल स्प्रेज जो होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में जो पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वहां पर इनको यूज करते हैं, और रेफ्रिजरेंट्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। Come to question number 29. The process of removing the dissolved salt from water by passing it through a membrane is called as. पानी को एक छिल्ली से गुजारकर उसमें घुले हुए लवणों को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? A. Desalination, B. Filtration, C. Distillation and D. Reverse osmosis. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। So correct answer is option D. रिवर्स ऑस्मोसिस। सो रिवर्स ऑस्मोसिस एक वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है
जिसमें आयंस को रिमूव किया जाता है, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया जाता है, और साथ में जो भी वाटर के अंदर लार्जर पार्टिकल्स होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, उसको प्योरीफाई करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर कैप्ट किया जाता है कि जो प्रेशराइज साइड है वहाँ पर उसको रखते हैं, जिससे कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो अच्छे से वहाँ से पास होकर प्रेशराइज साइड से अदर साइड पे जा सके विद द हेल्प ऑफ परमेबल मेम्ब्रेन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। Now question number 30. The process of converting the heat from the earth interior into electricity is called as. पृथ्वी के आंतरिक भाग की ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? A. जियोथर्मल हीटिंग, B. जियोथर्मल कूलिंग, C. जियोथर्मल पावर जनरेशन एंड D. जियोथर्मल डिसैलिनेशन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, जियोथर्मल पावर जनरेशन। सो जिसमें हीट को कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर से इनटू द इलेक्ट्रिसिटी में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जियोथर्मल पावर जनरेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्रेजेंस होती है हॉट रॉक्स की, फ्लूइड्स की एंड परमिबिलिटी जो होती है अंडरग्राउंड, उसकी वजह से नेचुरल जियोथर्मल सिस्टम क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर जो स्मॉल अंडरग्राउंड पाथवेज होते हैं, जैसे जिसको फ्रैक्चर्स कहा जाता है, उसके थ्रू फ्लूइड जो है वो कंडक्ट होता है थ्रू द हॉट रॉक्स, और यहाँ पर जो जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है, जिसमें कि ये फ्लूइड जो है दैट कैन ड्रेन द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में ये एनर्जी ड्रेन करता है इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं जियोथर्मल पावर जनरेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस एंड फर्टिलाइजर through the action of anaerobic bacteria is called as A. fermentation, B. incineration, C. anaerobic digestion and D. composting. अवायवीय जीवाणुओं की क्रिया द्वारा जैविक अपशिष्ट को बायोगैस एवं उर्वरक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव देयर आंसर। तो आंसर इज सी ऑप्शन, एनारोबिक डाइजेशन। सो एनारोबिक डाइजेशन के अंदर जैसे कि हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैटर को, और ये जो प्रोसेस होती है इससे इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एनारोबिक डाइजेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32. द टर्म यूट्रिफिकेशन रेफर्स टू। यूट्रिफिकेशन शब्द का क्या तात्पर्य है? द प्रोसेस ऑफ एडिंग द न्यूट्रिएंट्स टू अ बॉडी ऑफ वाटर टू इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, बी द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ वाटर, सी द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गा एंड एक्वेटिक प्लांट्स ड्यू टू न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, डी द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीशन इन द वाटर बॉडीज। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, सभी आंसर करेक्ट दीजिएगा इसका कमेंट सेक्शन में। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड एक्वेटिक प्लांट ड्यू टू द न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन। सो जैसे कि हमने देखा यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होती है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट जो है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पर एल्गा ब्लूम या फिर प्लांटस ब्लूम हो जाता है उस वाटर बॉडी के अंदर, जिससे कि पता चलता है कि यूट्रिफिकेशन प्रोसेस अकर होगी है, एंड दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ दिस प्रोसेस। Now come to question number 33. The process of converting the organic waste into biogas and fertilizer through the aerobic decomposition is called as. एरोबिक अपघटन के माध्यम से जैविक कचरे को बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए फर्मेंटेशन, बी इंसिनरेशन, सी एनारोबिक डाइजेशन एंड डी कंपोस्टिंग। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। So correct answer is D option, composting. So composting एक कंट्रोल एरोबिक प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है पूरा, और इसमें कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू द न्यूट्रिएंट रिच बायोलॉजिकल स्टेबल सॉइल अमेंडमेंट्स और मुल्च के थ्रू।
तो इसमें नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्टिंग के अंदर, और यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपोस्ट बनते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मटेरियल्स को फीड करते हैं विच आर एडेड टू द कंपोस्ट, जो पाइल्स वहां पर बने होते हैं ड्यूरिंग द कंपोस्टिंग प्रोसेस। सो दिस इज द कंट्रोल्ड एरोबिक प्रोसेस। Now come to question number 34. The term LED in the environmental engineering stand for. पर्यावरण इंजीनियरिंग में LED का क्या अर्थ है? A. Low energy environmental design. B. Leadership in energy and environmental design. C. Life cycle environmental engineering design. And D. Landfill environmental efficiency directive. Very important question. Try to give your answer in the comment section. सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज बी ऑप्शन। एलईडी का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। सो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 35. द प्रोसेस ऑफ एडिंग द क्लोरीन और अदर डिसइंफेक्टेंट्स टू वाटर टू किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज। हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए पानी में क्लोरीन या फिर अन्य कीटाणुनाशक मिलाने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. कोगुलेशन, बी. फिल्ट्रेशन, सी. डिसइंफेक्शन एंड डी. सेडिमेंटेशन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सभी प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, डिसइंफेक्शन। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन या फिर जो डिसइंफेक्टेंट्स है वो ऐड करते हैं वाटर के अंदर, जिससे कि जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कीटाणु है वो मर जाए पानी के अंदर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है? ए. विंड एनर्जी, बी. सोलर एनर्जी, सी. न्यूक्लियर एनर्जी एंड डी. बायोमास एनर्जी। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं एनर्जी को, बट न्यूक्लियर एनर्जी जो है दिस इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज the process of reducing the volume of solid waste by compacting and burying it in landfill is called as। ठोस कचरे को जमा करके और उसे लैंडफिल में गाड़ कर उसकी मात्रा कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए. रिसाइकलिंग, बी. कंपोस्टिंग, सी. इंसिनरेशन एंड डी. लैंड फिलिंग। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये सभी हमने APSC का एग्जाम था वहां पर अच्छे से डिस्कस किया था ये सारे प्रोसेसेस। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, लैंड फिलिंग। सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लैंड फिलिंग, जहां पर सॉलिड वेस्ट की वॉल्यूम को कम किया जाता है बाय कंपैक्टिंग एंड बरिंग इनटू द लैंडफिल्स, यानी गड्ढे बनाकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38. द टर्म BOD स्टैंड्स फॉर ए. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बी. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी. बेसिक ऑक्सीजन डिमांड एंड डी. बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक डिमांड। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। सभी अपना आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड इजी इसलिए रखा गया बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सुपर टेस्ट सीरीज वीडियो फॉर दिस एग्जाम। आने वाली वीडियोस में हम थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और आफ्टर गेटिंग द बुक आप सभी बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन का लेवल हम टफ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो रिप्रेजेंट करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है बैक्टीरियाज या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जब वो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर या कंडीशंस के अंदर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 39. The process of converting the ocean waves into electricity is called as। समुद्र की लहरों को विद्युत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए. टाइडल पावर जनरेशन, बी. वेव पावर जनरेशन, सी. ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन एंड डी. मैरिन करंट एनर्जी कन्वर्जन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए।
करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, वेव पावर जनरेशन। सो वेव पावर एक फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय हार्नेसिंग द अप एंड डाउन मोशन ऑफ द ओशन वेव्स की हेल्प से। सो इसमें जो वेव पावर होती है ये प्रोड्यूस की जाती है बाय फ्लोटिंग ऑफ टर्बाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसको बायोस भी बोलते हैं, जिसमें जो वेव जो होती है वो जब राइज या फॉल करती है विद द स्वेल्स। सो दिस इज नोन एज द वेव पावर जनरेशन। Now question number 40 is the process of removing the suspended particles from the water by allowing them to settle out is called as। पानी से निलंबित कणों को बाहर व्यवस्थित करके निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए कोगुलेशन, बी फिल्ट्रेशन, सी सेडिमेंटेशन एंड डी डिसइंफेक्शन। सो ट्राई टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सभी अपना आंसर दीजिए। द प्रोसेस इज सी ऑप्शन, सेडिमेंटेशन। सो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का, उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का। इसमें क्या होता है कि जो एंटायर रेंज ऑफ प्रोसेस है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। इनिशियल इरोजन होता है जहां पर लेयर्स बनती है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट होता है और फिर बाद में सेटलिंग हो जाती है टू द लिथिफिकेशन जिसको बोलते हैं ऑफ द सेडिमेंट्स की। सो दिस इज नोन एज द सेडिमेंटेशन। This is all about today's Super Test Series 1 for the BPSC Vice Principal ITI exam of 2024. So as हमने आपको बुक डिटेल्स के बारे में बताया है कि बुक जो है उसको हम जल्द ही रिलीज करने वाले हैं। कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आप व्हाट्सएप मैसेज या फिर कांटेक्ट या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको कंप्लीट डिटेल मेंशन करेंगे। जो ये बुक है उसके रिगार्डिंग हम आपको थोड़ा डिटेल बता देते हैं। इस बुक में हमने कंप्लीट सिलेबस जो है आपका जनरल इंजीनियरिंग ऑफ साइंस का उसको कवर किया गया है विद फ्लो डायग्राम्स के साथ बहुत अच्छे से, और विद न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर हमने सोल्ड क्वेश्चंस पेपर को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया है, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को हेल्प मिलेगी सॉर्ट आउट करने के लिए, और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आपको बुक से एग्जाम में मिलेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस बुक्स जो लॉन्च की है वहाँ पर भी बीपीएससी असिस्टेंट आर्किटेक्ट और पब्लिक सैनिटरी एग्जाम में बहुत हेल्प मिली है। हमारे यहाँ से टॉपर्स भी आए हैं जिन्होंने हमारी बुक और यूट्यूब चैनल्स के थ्रू हमारे साथ स्टडी की है, प्रिपरेशन की है, और उन्होंने इस एग्जाम को ईजिली क्रैक भी किया है, बहुत सारे एग्जाम को बीपीएससी के और अदर स्टेट पीसीएस के भी। तो इस एग्जाम से रिलेटेड हम आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आप सीरियसली सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको सभी डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डिटेल्स शेयर करते हैं। और कंप्लीट बुक और स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर ही कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारी ईमेल आईडी dreamIS32@gmail.com के थ्रू भी आप सभी जानकारी ले सकते हैं। अदर डिटेल्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक चैनल से भी जुड़ सकते हैं। सो आने वाली वीडियोज़ में हम आपको कंप्लीट वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज सुपर टेस्ट सीरीज़ की भी। इफ़ देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ थ्योरी क्लासेस की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम जल्दी बैच भी स्टार्ट करेंगे। सो इन द कमिंग सीरीज में हम 70 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं और जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, तो उनके लिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी आपको अच्छा और पूरा हेल्पफुल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अदर जो बुक और स्टडी मटेरियल है उसका प्राइस भी जनरल रहता है, कोई भी कैंडिडेट इजीली अफोर्ड कर सकता है। बुक इसलिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि अलग अलग सोर्सेज में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपको एक ही जगह, एक ही बुक में और एक ही यूट्यूब चैनल से सभी सोर्सेज प्रोवाइड हो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए। सो सभी डिटेल्स के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन यू कैन कनेक्ट विद अस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियोस के साथ, जुड़े रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।